नमः संस्कृताय। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। हम लोग पढ़ेंगे कि संस्कृत में वर्णमाला क्या होती है और वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला क्या है कि संस्कृत में जो वर्णमाला है ये वर्णों के समन्वय को वर्णमाला कहते हैं। किसको कहते हैं वर्णमाला? वर्णों के समन्वय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समन्वय को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णमाला होती है ये इसमें दो प्रकार के शब्द होते हैं। वर्णमाला में कितने प्रकार के शब्द होते हैं? वर्णमाला में दो प्रकार के शब्द होते हैं। पहला होता है स्वर। पहला क्या होता है? स्वर। और दूसरा होता है व्यंजन। वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर को क्या कहा जाता है? स्वर को अच कहा जाता है और व्यंजन को हल कहा जाता है। व्यंजन को हल कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं? स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं? अच प्रत्याहार में आते हैं। और व्यंजन किस प्रत्याहार में आते हैं? व्यंजन आपके हल प्रत्याहार में आते हैं। और जो अच के सूत्र हैं माहेश्वर सूत्र में, जैसा कि हमने बताया था, अच हैं, स्वर हैं, ये कितने सूत्रों में आते हैं? ये आते हैं 4 सूत्रों में। कितने सूत्रों में आते हैं? 4 सूत्रों में। जबकि व्यंजन या हल, व्यंजन कहें या हल कहें, ये आते हैं 10 सूत्रों में। कितने सूत्रों में आते हैं? 10 सूत्रों में। ठीक है, अब क्या है कि अगर आपसे कहा जाए स्वर की परिभाषा बताओ, स्वर किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? ये कहेंगे कि स्वर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। मतलब इसको बोलने में, स्वर को बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और व्यंजन की परिभाषा क्या हो जाएगी? व्यंजन की परिभाषा ये हो जाएगी कि जो व्यंजन होते हैं ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि स्वतंत्र कौन होते हैं, स्वर या व्यंजन? तो आंसर आ जाएगा स्वर। और स्वर की सहायता से कौन बोले जाते हैं? व्यंजन। स्वर की सहायता से कौन बोले जाते हैं? व्यंजन। देखो, वर्णमाला में क्या क्या होते हैं? स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्वर का दूसरा नाम अच होता है। क्या होता है? स्वर का दूसरा नाम अच होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये आते हैं अच प्रत्याहार में। ठीक है, और अच प्रत्याहार में जो सूत्र होते हैं, अच प्रत्याहार में सूत्र कितने होते हैं? अच प्रत्याहार में सूत्र होते हैं 4। ठीक है, और व्यंजन का जो प्रत्याहार होता है वो क्या होता है? हल होता है। ठीक है, व्यंजन का प्रत्याहार क्या होता है? हल होता है। और जो हल प्रत्याहार होता है ये कितने सूत्रों में होता है? ये होता है 10 सूत्रों में। ठीक है, ये होता है 10 सूत्रों में। अब हम लोग जानेंगे कि जो अच हैं, जो स्वर हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो स्वर हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग जानेंगे स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार। जो स्वर होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एकमात्रिक। नंबर 2 द्विमात्रिक। और नंबर 3 त्रिमात्रिक। ठीक है, एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। देखो, आप लोगों को मतलब जो सही लगे वो नोट करते जाना। ठीक, 4:48। अच्छा, काटना पड़ेगा। 4:48। ठीक है, देखो, जो एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, ये किसके भेद हैं?
ये स्वर के भेद हैं। जो एक मात्रिक है इसी को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, और द्विमात्रिक को दीर्घ स्वर कहा जाता है, और त्रिमात्रिक को प्लुत स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, एक मात्रिक को ह्रस्व, द्विमात्रिक को दीर्घ, त्रिमात्रिक को प्लुत स्वर कहा जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि एक मात्रिक में कौन से स्वर आते हैं, दो मात्रिक में कौन से स्वर आते हैं, और त्रिमात्रिक में कौन से स्वर आते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या है कि एक मात्रिक में सभी ह्रस्व स्वर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है ह्रस्व, और एक मात्रा का मतलब होता है कि इनके उच्चारण में, इनके बोलने में एक मात्रा का समय लगे, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर। इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, इसमें सभी ह्रस्व स्वर आ जाएंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और ऋषि तथा लृ। ठीक है, इस तरह से ये सभी स्वर कौन से स्वर कहे जाएंगे, ये सभी स्वर ह्रस्व स्वर कहे जाएंगे। कौन कौन से, आ, ई, ऊ, ऋषि और लृ। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 5 है। कितनी है इनकी संख्या, 5 है। ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर कौन कौन से हैं, आ, ई, ऊ, ऋषि और लृ। ठीक है, और इन्हीं को एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर कहते हैं, और इन्हीं को लघु स्वर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इन्हीं को लघु स्वर भी कह देते हैं, लघु स्वर। ठीक है, लघु स्वर भी कह देते हैं। द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर आपका इसी का दीर्घ हो जाएगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और ऋषि दो। संस्कृत में जो ऋषि होता है ये दो होते हैं, एक होता है छोटा और एक होता है बड़ा। लृ का कोई बड़ा नहीं होता, इसलिए यहाँ पर लृ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, और जो होते हैं संयुक्त या सांध स्वर, जो कल बताया था, ए, ऐ, ओ और औ, इन इतने स्वरों को क्या कहा जाता है, इतने स्वरों को द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक है, आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, इतने स्वरों को क्या कहा जाता है, द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 8। और इन्हीं को दीर्घ स्वर भी, जैसा कि यहाँ पे दीर्घ स्वर लिखा है, चलो दीर्घ या बड़ा स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कहा जाता है, इनको गुरु स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो द्विमात्रिक हैं इन्हीं को दीर्घ कहते हैं, और इन्हीं को गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब बड़ा, और ये बड़े हैं सभी। ठीक है, अगला देखो, त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर उन्हें कहते हैं जिनके बोलने में, जिनके उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे। ठीक है, कितना समय लगे, 3 मात्रा का समय लगे। इसमें आपका शब्द आता है ओम। क्या शब्द आता है, ओम। या तो इस तरह से लिखा होगा, या कभी कभी इस तरह से आपको लिखा मिल जाता है ऐसे, लेकिन इसके साथ ये खास विशेषता है कि जो इसका प्रयोग है ओम का, त्रिमात्रिक स्वर का, इसका प्रयोग सिर्फ वेदों और मंत्रों में किया जाता है, वेदों और मंत्रों में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता, तो इसका प्रयोग सिर्फ वेदों और मंत्रों में किया जाता है। किसका प्रयोग वेदों और मंत्रों में किया जाता है, ओम का। किस स्वर का, ओम स्वर का। ठीक है, और इस ओम स्वर को क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर या फिर त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र में स्वर की संख्या कितनी होती है, माहेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या, माहेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या, तब आपका आंसर आ जाएगा 9 होती है। ठीक है, कौन कौन से 9 होती है, ये 5, इसमें 9 में से 5 आपके होते हैं, 9 में से 5 मूल स्वर होते हैं, 5 मूल स्वर होते हैं, और 4 आपके सांध
स्वर होते हैं, सांध स्वर होते हैं। ये तो माहेश्वर सूत्रों का है, ठीक है। अब अगर लिखा हो आपसे कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, संख्या है, तब आपका आंसर होगा 13। कुल स्वर संस्कृत में कितने हैं? 13। लेकिन माहेश्वर सूत्र में कितने हैं? माहेश्वर सूत्र में 9 हैं। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कौन ज़्यादा है, तो आप एक बार संस्कृत में कुल स्वर की संख्या 13 जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, और माहेश्वर सूत्र में स्वर की संख्या आपकी 9। मूल स्वर में कौन आ जाएंगे? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि लिरी, ये मूल स्वर होते हैं। सांध स्वर कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। ये 4 सांध स्वर होते हैं। जैसा कि कल बता दिया था कि जो सांध स्वर होते हैं ए, ठीक है, इस तरह से, तो इसमें क्या होता है? आ प्लस ई से मिलकर बनता है ए, और आ प्लस ऊ से मिलकर मिस्टेक हो रहा, आ प्लस ए से मिलके बनता है ऐ, और आ प्लस ऊ से ओ बनता है, और आ प्लस ओ से ये बनता है औ। इस तरह से ये सांध या संयुक्त स्वर बनते हैं, ठीक है। और स्वर की संख्या माहेश्वर सूत्र में 9, स्वर की संख्या संस्कृत में 13, कुल स्वर संस्कृत में 13 और माहेश्वर सूत्र में 9। इस तरह से ये स्वर का वर्णन हो गया कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, ठीक है। एक मात्रिक को क्या कहते हैं? एक मात्रिक को ह्रस्व स्वर कहते हैं, और द्विमात्रिक को क्या कहते हैं? द्विमात्रिक को दीर्घ स्वर कहते हैं, और त्रिमात्रिक को प्लुत स्वर कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग हल मतलब व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। व्यंजन की परिभाषा होती है कि जो व्यंजन होते हैं पहला तो ये हल प्रत्याहार में आते हैं और 10 सूत्रों में आते हैं और स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। व्यंजन किस प्रकार कैसे बोले जाते हैं? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और जो व्यंजन होते हैं, ये जो व्यंजन होते हैं ये कितनी मात्रा के होते हैं? जैसे 1 मात्रा का ह्रस्व स्वर होता है, 2 मात्रा के दीर्घ स्वर होते हैं, इसी तरह व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? व्यंजन की होती है अर्ध मात्रा, मतलब आधी मात्रा। व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? आधी मात्रा। क्यों? क्योंकि जो व्यंजन होते हैं आपको दिखाई देता है कि जो व्यंजन होते हैं, जैसे ये का लिखा है, इसमें आ छुपा रहता है। इसमें अगर हम हलंत लगा दें तो ये पूर्ण व्यंजन है, लेकिन इस व्यंजन को क्या कहेंगे? स्वर रहित व्यंजन। और इस तरह का अगर पूर्ण बना हुआ है तो आपका हो जाएगा स्वर सहित व्यंजन। क्या हो जाएगा? स्वर सहित व्यंजन। तो अब हम लोग जान रहे हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। व्यंजन, व्यंजन को क्या कहते हैं? हल। जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन त्रिधा, एक सूत्र होता है संस्कृत में, व्यंजन त्रिधा संति, त्रिधा संति। इसका मतलब है कि जो व्यंजन होते हैं वो त्रिधा, कितने होते हैं? हिंदी में इसको कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपको पूछा जाए कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तो आप 3 के बताएंगे, त्रिधा बताएंगे, लेकिन पढ़ेंगे पूरे 4 प्रकार के। कितने प्रकार के पढ़ेंगे? 4 प्रकार के। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो व्यंजन त्रिधा होते हैं, व्यंजन 3 प्रकार के जो होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं और इसमें कितने कितने वर्ण आते हैं।
जैसे कि इसका सबसे पहला प्रकार होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श का मतलब होता है किसी को स्पर्श करना। क्या करना? स्पर्श का क्या मतलब होता है? किसी को स्पर्श करना। छूना, स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना। इनका स्पर्श इसलिए नाम है क्योंकि ये जो व्यंजन हैं इनके उच्चारण करने में कोई न कोई उच्चारण स्थान का स्पर्श होता है, इसीलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन है। इसमें क्या है कि संस्कृत में इसको स्पृष्ट भी कहा जाता है। स्पृष्ट, ठीक है, संस्कृत में इसको स्पृष्ट भी कहा जाता है। इसका सूत्र है कादयो, कादयो म वसानः, कादयो म वसानः स्पर्शः। इसका सूत्र क्या है? कादयो म वसानः स्पर्शः। इसका मतलब है का से लेके, कहाँ से लेके, का से लेके कहाँ तक? माँ तक, का से माँ तक, का से माँ तक जो भी अपने व्यंजन हैं, जो भी व्यंजन हैं वो क्या कहे जाएंगे? स्पर्श व्यंजन कहे जाएंगे। और इनकी संख्या कितनी होती है? का से माँ तक ये इनकी संख्या 25 होती है। तो क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि का से माँ तक व्यंजन को क्या संख्या दी गई, क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे स्पर्श व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 25 होती है। कभी कभी इनको वर्गीय व्यंजन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों कह देते हैं? क्योंकि ये का से लेके माँ तक वर्गों में विभक्त होते हैं। कौन से वर्ग होते हैं? संस्कृत में कु, चू, टू, तू, पू, इस तरह से वर्ग होते हैं। जैसे हिंदी में कचट तक होता है, उसी तरह से संस्कृत में कु, चू, टू, तू, पू, ये 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में, जैसे ये कु वर्ग है तो इसमें 5 अक्षर आते हैं, का, खा, गा, घा और इंगा, ठीक है। चा में चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग में, टू वर्ग में टा, ठा, डा, ढा और ड़ा। तू वर्ग में ता, था, दा, धा और ना। पू वर्ग में पा, फा, बा, भा और माँ, ठीक है। तो इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये वर्ग में विभक्त हैं। तो इन्हीं से 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन जान लेते हैं। जैसे कि इनके वर्ग का तो नाम कुचू टूपू है संस्कृत में, लेकिन एक कु वर्ग में ये 5 वर्ण आते हैं, इसीलिए 5-5 सभी में आकर इनकी संख्या हो गई 25। तो कभी कभी इनको वर्ग में विभक्त होने के कारण तो वर्गीय व्यंजन कहते हैं, लेकिन वर्गीय व्यंजन का दूसरा नाम उदित व्यंजन भी है। क्या है? उदित व्यंजन। क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं इन्हीं वर्णों के समावेशन से बनी हुई हैं, इसीलिए इनको उदित व्यंजन भी कहते हैं। अब यही हम लोग जान लेते हैं, ये जो सभी 5वें अक्षर दिखाई दे रहे हैं, सभी क्या दिखाई दे रहे हैं? 5वें अक्षर, जैसे इंगा, या, ड़ा, ना और माँ। इनको पंचम वर्ण कहा जाता है क्योंकि 5वें नंबर पे हैं इसलिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि इनका अगर उच्चारण स्थान पूछें इन 5 का, तो क्या हो जाएगा? इन 5 का उच्चारण स्थान नासिका होता है, ठीक है। क्या होता है? नासिका होता है। और इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये जो वर्गीय व्यंजन हैं इन्हीं को मतलब एक जैसे इसका का जो उच्चारण स्थान है, इसकी पूरी लाइन का वही उच्चारण होगा। तो इसे याद करने में यहाँ आसानी रहती है कि का जो कु वर्ग है पूरा, का, खा, गा, घा और इंगा, तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ। क्या है? कंठ। और चू वर्ग है, चू वर्ग में चा, छा, जा, झा, इंगा, इसका उच्चारण स्थान है तालु। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि जा का उच्चारण स्थान क्या है, तो अगर आपने ये जानना है कि जो जा है ये किस वर्ग में आता है,
ये आता है चा वर्ग में, और चा का तालु है तो जा का भी उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, इसी तरह से गा का उच्चारण स्थान क्या है, गा का वर्ग में आता है, का कंठ है तो गा का उच्चारण स्थान भी कंठ है। और उच्चारण स्थान खूब पूछे जाते हैं, जैसे कि टा वर्ग का, पूरे टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। क्या होता है, मूर्धा। ठीक है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत। क्या होता है, दंत। ठीक है, और पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। पूरा पा वर्ग किससे बोला जाता है, आप देख रहे हैं पा फा बा भा कहने पर आपके ओंठों को मतलब कि मिलना पड़ता है पा फा इस तरह से, तो पूरा पा वर्ग जो है ओष्ठ से उच्चारित किया जाता है, पूरा ता वर्ग दंत से उच्चारित किया जाता है, टा वर्ग मूर्धा से, चा वर्ग तालु से और का वर्ग कंठ से। तो यहाँ हमने उच्चारण स्थान भी देख लिया। अब मान लो बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो इंगा है ये है, अब इसका उच्चारण स्थान हमने नासिका भी बताया और हमने कहा कि का वर्ग में आता है तो कंठ भी है, तो इसमें मान लो अगर ऐसा आ जाए कि इसका उच्चारण स्थान बताओ, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके लिए अगर अलग अलग ऑप्शन हैं तो सबसे पहले तो नासिका सही होगा। ठीक है, अगर नासिका ऑप्शन में नहीं है, नासिका नहीं है ऑप्शन में, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंठ मतलब कु वर्ग वाली लाइन में आ रहा है इसलिए। और इसका और भी एक सही ये होता है कि मान लो अगर इसके ऑप्शन में कंठ और नासिका, कंठ प्लस नासिका ऐसे लिखा रहता है कभी कभी, तो फिर इसका सबसे अच्छा ऑप्शन ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ भी हो रहा है और नासिका से तो ये पांचों वर्ण होते हैं। अब मान लो ये एड़ा अगर लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, एड़ा लिख दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे, तो पहले तो ये इसको नासिका कहेंगे, लेकिन अगर इसके साथ लिखा हो मूर्धा नासिका तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन होगा, मूर्धा नासिका, क्योंकि इसमें इसके दोनों उच्चारण स्थान आ रहे हैं। ठीक है, तो इन पांचों के लिए यही सबके साथ हो जाता है। जैसे माँ है तो ओष्ठ नासिका, ना है दंत नासिका, ड़ा है मूर्धा नासिका। ठीक है, और यहाँ है तालु नासिका और ये यहाँ है कंठ नासिका। इस तरह से इनका उच्चारण स्थान हो जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, इनके अलावा देखो इन्हीं पांच को जो नासिक वर्ण हैं इनको अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुनासिक वर्ण। ठीक है, अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, एक तो ये स्पर्श व्यंजन हो गया आपका।